यो लेजेंड्स बैक अगेन। देखो यार, एकोन डिस्को एक्स की एडिट्स टॉप टियर है, पर तुम्हारी साइड से वो हाइप मिसिंग है। अगर सपोर्ट लो रहेगा तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? इस बार स्क्रीन तोड़ दो, लाइक और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। लेट्स डाइव इन। सबको लगता है एडिटिंग आसान है, मैं अपनी हर वीडियो में जान डालती हूँ, पर तुम लोग साइलेंट व्यूअर्स बांध के निकल जाते हो। मैंने एम्प्रेस को किस कर लिया ताकि उसे गुस्सा दिला सकूं, लेकिन साली ने जबरदस्ती स्पेस को फाड़ दिया और गेम वर्ल्ड को छोड़कर बाहर निकल आई, यह पूछने के लिए कि मैंने उसे किस क्यों किया। अगर मैं समझा नहीं पाया तो वो मुझे सीधे जान से मार देगी। वो इस गेम वर्ल्ड की सबसे खतरनाक और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस है। मैंने उससे पूरे 10 दिन और 10 रात तक लड़ाई की, और जब मैं इस नंबर 1 डेमोनिक एम्प्रेस को बस मारने ही वाला था, तभी गेम ने अचानक अनाउंस कर दिया कि बीटा टेस्ट खत्म होने वाला है और सर्वर्स को अगले 3 मिनट में बंद कर दिया जाएगा। इस बात ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैंने मौके पर ही खून की उल्टी कर दी, लेकिन वो 3 मिनट उसे जान से मारने के लिए काफी नहीं थे। जब एम्प्रेस तांग बेईबेई को लगा कि वो आज मरने वाली है, तभी अचानक उसने एक ऐसी स्क्रीन देखी जिसने उसे हैरान कर दिया। उसने बस देखा कि यह लंबा सा आदमी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुका हो। और फिर उसने उस स्पिरिचुअल तलवार को, जिसे पाने का सपना अनगिनत कल्टीवेटर्स देखते हैं, उसे कौवों के समंदर में फेंक दिया। इसके बाद उसका पूरा शरीर बिखरने लगा और वो सारी कल्टीवेशन जिसे दिखाकर हर कोई हवाबाजी करना चाहता था, वो सीधे पूरी तरह से गायब हो गई, जिसने 1000 साल से जी रही उस एम्प्रेस के दुनिया को देखने के नजरिए को ही तबाह कर दिया। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरान तो इस बात ने किया कि वो आदमी अचानक उसकी तलवार की तरफ भागा और खुद के ही शरीर को आर पार करवा लिया, जिससे उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो सच में खुद ही एक्टिवली मौत मांग रहा था। तांग बेईबेई एकदम सन्न रह गई, लेकिन उस झटके के बीच उस कमीने ने उसे सच में किस कर लिया। फिर उसने एक मायूस और कातिलाना स्माइल दी और जाते जाते एक आखिरी लाइन छोड़ गया, बूझो तो जाने कि मैंने तुम्हें किस क्यों किया। और फिर वो मर गया। मुझे किस क्यों किया? तांग बेईबेई ये समझने के लिए अपना दिमाग खपाने लगी, जैसे चींटियां उसके दुखी दिल को कुतर रही हों। एक दिल जो हजारों सालों से खामोश था, उसमें अकेलेपन की एक टीस उठी। इसी पल उसने पक्का ठान लिया, चाहे तुम मर भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। मुझे ये वजह जाननी ही है। और इसी वक्त रियल वर्ल्ड के एक कमरे में मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था, घटिया गेम, जवानी बर्बाद कर दी साले ने। अगर गेम का बीटा टेस्ट इतनी जल्दी खत्म नहीं होता तो मैं उस डायन को जान से मार देता। पर चलो, अच्छा ही हुआ कि जाने से पहले मैंने उस डायन का डाव हाथ तबाह कर दिया। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। वो डायन अभी पक्का गुस्से से तड़प रही होगी और मुझसे नफरत कर रही होगी, है ना? हाँ, अगर तुम में दम है तो गेम की दुनिया से बाहर निकलकर मेरा कुछ उखाड़ के दिखा। तभी अचानक मुझे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई जिसने मुझे अनजाने में कंपा दिया। अभी तो पतझड़ का मौसम भी नहीं आया है, फिर मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? अचानक एक ठंडी चमक कौंधी और मेरे हाथ में मौजूद सेल फोन तलवार से 2 टुकड़ों में कट गया। मैंने ऊपर देखा और न जाने कब सफेद कपड़ों में एक ठंडे चेहरे वाली औरत कमरे के अंदर खड़ी थी, जो मुझे बिल्कुल बिना पलक झपकाए घूर रही थी। इस नज़ारे ने मुझे तुरंत डरा कर रख दिया। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। तां तांग बेई, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वो गेम की कोई एनपीसी नहीं है, भला वो रियल वर्ल्ड में कैसे आ सकती है? उस आदमी के चेहरे पर खौफ और झटका देकर तांग बेई को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसका दिल थोड़ा खुश हुआ, लेकिन अचानक उसकी भौहें तन गईं। क्या तुम अभी भी मुझे याद रखते हो? उसकी समझ के मुताबिक कोई भी इंसान रीइंकार्नेशन के बाद अपनी सारी यादें खो देता है, यहाँ तक कि वॉइड रिफाइनिंग रिल्म जितना ताकतवर एक्सपर्ट भी। कॉन्शियसनेस ऐसी ही होती है, जो कि बहुत ही अनसाइंटिफिक है। गेम की दुनिया और रियलिटी के बीच का टाइम रेशियो बिल्कुल अलग है। हकीकत में सिर्फ 1 घंटा बीता था, लेकिन गेम की दुनिया में न जाने कितने दिन और रातें गुजर चुकी थी। उस दौरान तांग बेई न जाने क्यों समय समय पर उस रात के बारे में सोचती रही। उसका डाव हार्ट बहुत ज्यादा डगमगा गया था, और साथ ही एक जवाब पाने के लिए उसने मशीन से एक रेयर वर्ल्ड ब्रेकिंग टैलिस्मैन का इस्तेमाल किया, ताकि वो जबरदस्ती आसमान को फाड़ सके, समय की नदी को पार कर सके और मेरे इस नए जन्म को ढूंढ सके। तांग बेई ने अपनी तलवार मेरी तरफ तानी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और मैं काफी नर्वस था। मुझे बताओ कि तुमने मौत गले लगाने के लिए खुद को क्यों बिखेरा और मुझे किस क्यों किया? उसने आते ही कहा। कमरे का टेम्परेचर अचानक से बहुत गिर गया, जिससे मैं दोबारा कांप उठा। तो भाई, यह औरत समय की नदी पार करके आ गई। वो सिर्फ एक इसकी वजह से पूरी गैलेक्सी पार करके मुझे ढूंढने आ गई। ये तो बिल्कुल ही बकवास है। जब ये थ्रोन तुमसे सवाल कर रहा है तो तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया और मेरा सीपीयू धुआं छोड़ने लगा।
अगर मैंने कह दिया कि वो बस एक एक्सीडेंट था, तो वो साली मुझे अगले ही सेकंड जान से मार देगी। भाई अब क्या करूं? ऑनलाइन बैठा हूं, बहुत ज्यादा अर्जेंट है। लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि इस औरत का चेहरा पहले से भी ज्यादा दर्द में था और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने मुझे 10 सेकंड से ज्यादा समय तक देखा और अचानक उस औरत के हाथ से तलवार छूट गई और वो पूरी की पूरी हवा में ही गायब हो गई। मैं उस खाली कमरे को पागलों की तरह देखता रहा। क्या मैं पागल हो गया हूं? लेकिन फर्श पर पड़ी वो तलवार और टूटा हुआ सेलफोन, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये सब सच था। मैं कंप्यूटर के सामने बैठ गया, गेम की ऑफिशियल वेबसाइट खोली और गेम के कस्टमर सर्विस से चैट करना शुरू किया। मुझे कंप्लेंट दर्ज करानी है। हेलो, आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप किस बारे में शिकायत करना चाहते हैं? आपके गेम की एक एनपीसी हकीकत की दुनिया में मुझे पीटने के लिए आ गई है। क्या आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे? आपके गेम के कैरेक्टर असली दुनिया में आ गए हैं, मेरा फोन तोड़ दिया है और मुझे मारना चाहते हैं। प्लीज मेरी मदद करो। कृपया 1 मिनट रुकिए। मैं अब आपको रिलेवेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहा हूं ताकि वो इसे प्रोसेस कर सकें। इन्फॉर्मेशन को आगे भेज दिया गया है। शंघाई सिटी मेंटल रिहैबिलिटेशन ऑनलाइन काउंसलिंग सेंटर। सर, हम आपकी सिचुएशन समझ सकते हैं। आपको यह लक्षण कितने समय से महसूस हो रहे हैं? अरे यार, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। वैसे मुझे पता है कि मैं पागल नहीं हूं। गेम की एनपीसी सच में बाहर आई थी। अब मुझे डर इस बात का है कि यह औरत ना जाने कब दोबारा टपक जाए और फिर मुझे तलवार से गोद कर मार डाले। मुझे क्या करना चाहिए? पुलिस को फोन करूं? हाँ, अगर ये औरत सच में मुझे मारना चाहती तो वो बस एक सोच से ही ऐसा कर सकती थी। मैंने छत की तरफ देखा और अचानक एक बात सोची। तांग बेईबेई गायब होने से पहले 10 सेकंड से ज्यादा समय के लिए रुकी थी। अपनी इतनी कल्टीवेशन के साथ वो सिर्फ एक सोच से खुद को या मुझे खत्म कर सकती थी। या शायद उसके दिल का जुनून मुझे उसके इसका बदला लेने के लिए मारना नहीं था, बल्कि वजह को पूरी तरह समझना था। या शायद उसके इमोशंस ही मिटा दिए गए थे। थोड़ा सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही ढांसू और बोल्ड आइडिया आया। सबसे पहले मैंने एक लिफाफे में अपनी वसीयत लिखी और उसे नीचे किराने की दुकान पर दे आया ताकि कोई अनहोनी ना हो। फिर मैं अपने किराए के अपार्टमेंट में वापस आया, सोफे पर लेट गया और उस औरत के आने का इंतजार करने लगा। अचानक ठंडी और काटने वाली हवा का एक झोंका कमरे के अंदर घुस आया। इसने मुझे फिर से ठंड से कंपा दिया। फेलो डाओइस्ट टांग, आखिरकार तुम आ ही गई। तांग बेईबेई अभी अभी रीइंकार्नेशन एरे को पार करके आई थी और उसने अपनी ज्यादातर कल्टीवेशन को सील कर रखा था। जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसने अपने कान में वही जानी पहचानी आवाज सुनी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन छोड़कर यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि वो अभी सबसे ज्यादा दो ही चीजें जानना चाहती है। पहली यह कि इस बंदे ने इतनी तगड़ी कल्टीवेशन छोड़कर इस छोटे से प्लेन में आने का फैसला क्यों किया, और दूसरी यह कि इस बेवकूफ ने उसके साथ बदतमीजी क्यों की। किसी बड़े रील्म के मास्टर का दूसरे की इज्जत खराब करने के लिए ऐसा करना वाकई कभी नहीं सुना गया था। चुपचाप मैंने तिरछी नजरों से उस औरत की तरफ देखा और पाया कि वो कोई बढ़ा चढ़ाकर रिएक्शन नहीं दे रही थी। जो जान हलक में अटकी थी, वो आखिरकार नीचे आई। ऐसा लगता है कि इस पोज ने उसे पहले ही डरा दिया है। इमॉर्टल बनने के लिए बीन कॉन्टिनेंट ने पिछले हजारों सालों से कोई असली एडवांस्ड मास्टर नहीं देखा है। दुनिया में कोई दूसरा इंसान इमॉर्टल नहीं बन सकता। क्या तुम कह रहे हो कि यहाँ इमॉर्टल बनने का कोई चांस है? उसने सोचा कि भले ही इस प्लेन में ऑरा कमजोर है, लेकिन हेवन के लॉ साधारण रूप से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इसके अलावा मैं अपनी इतनी बड़ी कल्टीवेशन छोड़कर यहाँ आने को तैयार था। वो थोड़ी डाउट में थी, लेकिन चूंकि ये बात इस बेवकूफ के मुंह से निकली थी, तो उसे इस पर अब और भरोसा नहीं रहा। क्या बकवास है! इस प्लेन में हेवन के नियम तो मजबूत हैं, लेकिन ऑरा बहुत कमजोर है। ये कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसके लिए अच्छी बातचीत और फाइटिंग डायरेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन तुम अभी भी डेमोनिक पाथ के कीड़े हो। तुम तो स्पिरिचुअल विंड फॉर्मेशन को भी नहीं जानते। मुझे लगता है कि तुमने अपनी कल्टीवेशन के सारे साल बर्बाद कर दिए। भले ही मैं अंदर से बुरी तरह डरा हुआ था, मैंने बाहर से अपना हौसला बनाए रखा और उसे नीचा दिखाते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, क्या तुम जानती हो कि इस प्लेन में हेवन के नियम इतने मजबूत और ऑरा इतना कमजोर क्यों है? स्पिरिचुअल विंड फॉर्मेशन ने इस धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी को अलग कर दिया है, जिससे तुम ऑरा महसूस नहीं कर सकती। ये इंसान कौन है? वो कैसे कल्टीवेट करती है? दुनिया में कोई उसका नाम नहीं जानता।
बस इतना पता है कि वो खुद को वेनरेबल इमॉर्टल शिन कहती है और करोड़ों साल पहले ही लीजेंडरी ट्रू इमॉर्टल रीलम में पहुंच चुकी है। और उसने इमॉर्टल अपर्चर को समझने के लिए सिर्फ 2.5 साल का समय लिया। मैं बस कहानियां बनाए जा रहा था। मैं तो इतने रोब के साथ समझा रहा था कि मुझे खुद पर ही भरोसा होने लगा था। ये सुनकर तांग बेईबेई और भी ज्यादा हैरान रह गई। तुम यहाँ इमॉर्टल बनने का मौका ढूंढने आए हो। अगर कोई और कहता कि वो इस दुनिया में इमॉर्टल बन सकता है तो वो कभी यकीन नहीं करती, लेकिन ये बात कहने वाला मैं था। उसने खुद अपनी आंखों से मुझे बड़ी कल्टीवेशन छोड़कर आते देखा था, तो ये गलत नहीं हो सकता। मैंने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे पता है कि ये झूठ बाद में पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी मुझे इस औरत को उल्लू बनाना है। मुझे डर है कि मेरा सिर पहले ही धड़ से अलग ना हो जाए, सिर्फ इसलिए कि प्राइम एंसेस्टर ने ह्यूमन रेस की रक्षा की, इस दुनिया को अलग किया। लोग अब लगातार लंबी उम्र की भीख नहीं मांगते, बल्कि बहुत शान से और खुलकर जीते हैं। भले ही इस दुनिया में स्पिरिट की कमी है, लेकिन ग्रेट डाउ को महसूस करने के लिए यह सबसे बेहतरीन जगह है। झूठ बोलने की वजह से मेरा सिर फटा जा रहा है। इस औरत को बेवकूफ बनाने की कामयाबी बस एक धागे से लटकी है। तो ऐसी बात है। तांग बेईबेई ने धीरे से सिर हिलाया। उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि मैनिफेस्टेशन रील्म का एक मजबूत आदमी मौत की भीख मांगेगा। तो यही वजह थी। अब पहली बात का कॉज और इफेक्ट वो समझ चुकी थी। अब मुझे बताओ कि तुमने मुझे किस क्यों किया। यह सवाल मुझे बिल्कुल अचानक लगा। पहले मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मौत वाली कहानी कैसे बनाई जाए, लेकिन किसी को किस करने की कहानी कैसे बनाऊं। मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने उसे सच में मजे के लिए किस कर लिया था। मुझे डर है कि जैसे ही वो लाइन मुंह से निकलेगी, अगले ही सेकंड बंदा सीधे ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन इस वक्त तांग बेईबेई मुझसे बिल्कुल उल्टा सोच रही है। उसकी समझ में मैनिफेस्टेशन रील्म का एक मजबूत बंदा इतनी बड़ी और बकवास हरकत ऐसे ही कैजुअली नहीं करेगा। ये पक्का जानबूझकर किया गया है। मुझे अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा और मैं अब कुछ और नहीं सोच पा रहा था। मैंने सिंपली पूरी तरह से हार मान ली। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करके डाउ पार्टनर बनना चाहता हूँ। इन शब्दों ने उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा और इरिटेट कर दिया। अभी कुछ समय पहले हम दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे थे, और अब वो कह रहा है कि वो मुझसे शादी करके डाउ पार्टनर बनना चाहता है। वो बेहद शर्मिंदा और चिढ़ी हुई थी। उसकी नजरों में कल्टीवेशन अभी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ कुछ समय के लिए रुकना चाहूंगी। यह कहने के बाद तांग बेईबेई मुड़ी और मेरी तरफ चलने लगी। पास आते दरवाजे को देखकर मैं थोड़ा डर गया और सोचने लगा कि आने वाले दिनों में कैसे जीऊंगा, क्योंकि झूठ आखिरकार पकड़ा ही जाएगा। मैंने एक ठंडी सांस ली और किराए के कमरे का दरवाजा खोला। मैंने देखा कि तांग बेईबेई फर्श पर बैठी थी, जिसके चारों तरफ एक हल्की काली रोशनी चमक रही थी, जैसे कि वो कोई बोधिसत्व हो। फेलो डाओइस्ट टांग, क्या तुम्हें अपने कपड़े नहीं बदलने चाहिए? चू फान ने नए कपड़े फेंक दिए उस ठंडे पुराने सोफे पर और उस औरत के खून से सने कपड़ों की तरफ इशारा किया। आखिर अब वो अर्थ पर रहने वाली है। प्राचीन कपड़ों में बाहर जाना तो ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से फटे और खून से सने हैं। लोग देखते ही तुरंत बकवास बातें सोचने लगेंगे। क्यों ना तुम पहले नहा लो? मैं नहीं नहा रही, तांग बेईबेई ने जवाब नहीं दिया। उसने हल्के से अपने लाल होंठों को दबाया और सिर हिलाया। अभी वो इस दुनिया से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है और उसकी कल्टीवेशन भी दबी हुई है। वो बस अपनी एम्प्रेस वाले पोज को साइड में रखकर पहले इस बंदे के साथ कोनैपरेट कर सकती है। इसके अलावा ग्रेट डाउ को महसूस करने के लिए एक शांत दिमाग की जरूरत होती है। अपने इमोशंस को जितना हो सके एडजस्ट करना ही बेहतर है। जल्द ही दोनों बाथरूम पहुंच गए। जैसा कि सब जानते हैं, किसी किराए के कमरे या हॉस्टल के बाथरूम में कभी सफेद साफ आईने नहीं होते, बल्कि टूटे हुए हैंडल, जंग लगे पाइप, चटके हुए टाइल्स और नाली से ब्लीच की वो तीखी बदबू आती है। यही नहाने की जगह है। भले ही मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि यहाँ नहाना मेरे घर जैसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा होने की जरूरत नहीं है। फेलो डाओइस्ट टैंग, क्या ऐसा तो नहीं कि तुम दोबारा नहाने और कपड़े बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो? कंफ्यूज होकर, मैं नहीं चाहती। ये पहली बार था जब तांग बेईबेई ने अपने दिल की गहराइयों से विरोध किया और तुरंत ना में सिर हिला दिया। अगर उसे इस जैसी जगह पर नहाना और कपड़े बदलना पड़े, तो वो उसे जान से मारने से भी बदतर होगा। छोड़ो, मैं तुम्हें एक कमरा किराए पर दिलाने ले चलता हूँ। वहां की कंडीशन इससे बेहतर है। मैं अभी अपने मन में सोच रहा हूँ, इस औरत की ख्वाहिशों को जितना हो सके उतना पूरा करना ही अच्छा है। इसके अलावा वो बस नहाना ही तो चाहती है। उसने मुझसे चांद तारे तोड़कर लाने को तो नहीं कहा। जब तक ये औरत फ्यूचर में मेरी कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद करेगी, तब तक पैसा कमाना बहुत आसान होगा। कमरा किराए पर तांग बेईबेई को ठीक से सुनाई नहीं दिया। तुम इसे एक सराय या होटल की तरह समझ सकती हो। थोड़ा रुको और मेरे साथ बाहर चलो। किसी और से बात मत करना और ना ही अपनी पहचान उजागर करना, वरना अगर तुम्हें ह्यूमन रेस के वर्ल्ड एक्सपर्ट्स ने पकड़ लिया
तो तुम्हें बिना दफन किए ही मार दिया जाएगा। यह सुनकर तांग बेईबेई का चेहरा बिल्कुल गंभीर हो गया। वो बाहर निकल आई। तांग बेईबेई बहुत गंभीर लग रही थी, लेकिन मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि उसके लंबे गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। सफेद नाविक यूनिफॉर्म के सामने एक छोटा सा बो, छोटी स्कर्ट और उसके लंबे सफेद पैर। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट था। शायद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। मैं तो बस इसलिए परेशान था क्योंकि तुम बाहर नहीं आ रही थी। मेरे कपड़े मत फाड़ो यार, ये 30 रुपए से ज्यादा के हैं। लेकिन इसी वक्त अचानक एक पुलिस वाले अंकल अंदर घुस आए। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। किसी ने रिपोर्ट की है कि यहाँ गैर कानूनी धंधा और ट्रांजैक्शन चल रहा है। अपने हाथ ऊपर करो। सीन तुरंत एक पुलिस स्टेशन में बदल गया। मैं इंटेरोगेशन रूम में बिल्कुल मायूस होकर बैठा था। मैं चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर लूं, वो साले सुनने को तैयार ही नहीं थे और सोच रहे थे कि मैं प्रोस्टिट्यूशन कर रहा हूँ। चूंकि तांग बेईबेई और मुझसे अलग अलग पूछताछ की जा रही थी, मुझे सच में डर था कि कहीं वो औरत इस जगह कोई बम से ना उड़ा दे। वो वाकई बहुत भयानक होता। वहीं दूसरी तरफ तांग बेईबेई का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसे, यानी डेमोनिक पाथ की पहली एम्प्रेस को मामूली इंसानों के सामने पूछताछ का सामना करना पड़ रहा था, जिससे उसकी नाक कट रही थी। अगर ऐसा न होता और शायद इस एरिया में ह्यूमन कबीले के अनगिनत ताकतवर लोग न बैठे होते, तो मैं इस जगह को सीधे उड़ा देती। पूछताछ करने वाली इंचार्ज एक खूबसूरत लेडी पुलिस ऑफिसर थी। मुझे बताओ कि तुम उस आदमी से कैसे मिली? यह सुनकर तांग बेईबेई ने भौहें सिकोड़ी और लापरवाही से जवाब दिया, बस इत्तेफाक से मुलाकात हुई थी। यह सुनकर लेडी पुलिस चौंक गई। वो बस एक अजनबी आदमी से मिली और सीधे होटल चली गई। इतनी खूबसूरत औरत खुद की कोई इज्जत क्यों नहीं करती? ठीक है, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन होटल के बाथरूम का दरवाजा कैसे डैमेज हुआ? उन्होंने बाथरूम के दरवाजे को ध्यान से देखा था। वो टूटा नहीं था, बल्कि उसे किसी बारूद से उड़ाया गया था। यह सुनकर तांग बेईबेई सोच में पड़ गई। क्या इस ताकतवर प्लेन ने कभी यह छोटा सा जादू नहीं देखा? उसे पहले तो समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, इसलिए उसने मुझसे पूछने के लिए अपना कॉन्शियसनेस फैलाया। थोड़ी बातचीत के बाद तांग बेईबेई ने एक शब्द कहा, मार्शल आर्ट्स। तुमने मार्शल आर्ट्स कहा? तो फिर अभी मेरे सामने इसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ। अगर यह सच हुआ तो मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगी। अगले ही सेकंड तांग बेईबेई ने स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी एक कढ़ाई वाली सुई मुंह से निकाली और वो इंटरोगेशन रूम के कांच के दरवाजे की तरफ उड़ गई। एक जोरदार धमाके के साथ वो सीधे ब्लास्ट हो गई। लेडी पुलिस बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। उसने अभी अभी क्या देखा था? इस खूबसूरत लड़की ने अचानक सुई थूकी और कांच का दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन झटका तो बस झटका था। अगले दिन मुझे अचानक याद आया कि मैं उस औरत के जादू का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकता हूँ। पहले तो तांग बेईबेई काफी विरोध कर रही थी, लेकिन मेरे एक लाइन बोलते ही उसने मना करना बंद कर दिया। तुम भी हमेशा सिर्फ एक ही कपड़ा पहनकर तो नहीं रहना चाहती है ना? तुम खुद को सड़क पर तमाशा बनते भी नहीं देखना चाहती? बात तो सही है। वो बिल्कुल स्पीचलेस थी। जल्द ही हम एक लॉटरी की दुकान पर पहुंचे। जब हम दोबारा बाहर आए तो मेरे हाथ में 50,000 की जीतने वाली टिकट थी। मैं अपनी खुशी नहीं रोक पा रहा था और पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। लेकिन तांग बेईबेई मेरे पीछे एकदम खोई खोई सी चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी छोटी सी चीज पर इतना खुश क्यों था। जब हम एक स्टॉल पर पहुंचे तो मैंने एक नीला ब्रेसलेट उठाया। क्या ये तुम्हारे लिए है? ये तुम्हारा पसंदीदा नीला रंग है। ये सुनकर तांग बेईबेई हैरान रह गई। उसे कैसे पता चला कि उसे नीला रंग पसंद है? क्या वो सच में मुझे पसंद करता है? यहाँ तक कि उसने यह भी इन्वेस्टिगेट कर लिया कि मेरा फेवरेट कलर क्या है। बस यही सोचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी पल मैंने एक नाजुक सा ब्रेसलेट उठाया और तांग बेईबेई का हाथ तब तक पकड़े रखा जब तक कि उसे इस बात का एहसास हुआ। मैंने वो ब्रेसलेट पहले ही उसके हाथ में पहना दिया था। इस बात ने तांग बेईबेई को हैरान और डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं साफ तौर पर इस बेवकूफ को रोक सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ऐसा लगता है कि मैं अब इसका विरोध नहीं कर रही हूँ। जल्द ही हम किराए के अपार्टमेंट में वापस आ गए। मैं खुशी खुशी खाना बना रहा था, जबकि तांग बेईबेई सेल फोन से खेल रही थी। अचानक उसने स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल देखा और उस हरे रंग के डॉट को टच कर दिया। अगले ही सेकंड वो पूरी तरह भौंचक्की रह गई। ये जादुई खजाना इतनी दूर से लोगों से बात करवा सकता है और उनके चेहरे भी दिखा सकता है। ये तो मेरी 1000 मील वाली साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। उसने अपनी भौहें उठाई। उसने शांति से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वीडियो के दूसरी तरफ वाले बंदे ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया था और बार बार कंफर्म कर रहा था, ये मेरे बेटे का सेलफोन है ना? लेकिन वीडियो पर इतनी गजब की खूबसूरत औरत कैसे आ सकती है? कहीं ये मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड तो नहीं है? उसे थोड़ा शक हुआ। मेरा बेटा किस टाइप का इंसान है? मुझे नहीं पता कि उसे इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड कैसे मिल सकती है। ठीक उसी वक्त मैं किचन से बाहर आया। इस नज़ारे को देखकर मेरी मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने तुरंत एक्सप्लेन करने के लिए फोन छीना, लेकिन मेरी माँ ने सीधे पूछ लिया कि क्या मैं डेटिंग कर रहा हूँ।
अब कोई रास्ता न बचा देखकर मुझे ढोंग करना पड़ा। हाँ मम्मी, मेरी उम्र में डेट करना नॉर्मल बात नहीं है क्या? उम्मीद के उलट मेरी माँ ने अपना सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी सुंदर लड़की तुम में इंटरेस्टेड कैसे हो गई? इस लाइन ने साला मेरे दांत खट्टे कर दिए। तुम सच में मेरी सगी माँ हो यार। भले ही बात सच के आसपास है, लेकिन इसे इतना खुलकर बोलने की क्या जरूरत थी? पुराने दिनों में मैं कम से कम स्कूल का हर्ट थ्रोब हुआ करता था। फोन जरा उस लड़की को पास करो, मैं उससे वीडियो पर बात करना चाहती हूँ। मेरी माँ ऐसे चिढ़ रही थी जैसे मैं किसी बैलेंस रिचार्ज पर मिला कोई फ्री का कूपन हूं। मम्मी, थोड़ा रुको, वो बाथरूम गई है। ये कहने के बाद उसने वीडियो कॉल काट दिया। सिस्टर तांग बेबी, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? मेरी आंखें पूरी तरह से मिन्नत से भरी थीं। बस थोड़ी देर के लिए मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर लो, ठीक है? तांग बेबी बिल्कुल हैरान और कंफ्यूज्ड दिखी। गर्लफ्रेंड? ये गर्लफ्रेंड क्या भला होती है? गर्लफ्रेंड कोई चीज नहीं होती, बल्कि एक वजह या बहाना होती है। तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड या बीवी होने का नाटक करने के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनते ही तांग बेईबेई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तुरंत गुस्से और शर्म से लाल हो गई, उसके गाल सेब की तरह लाल पड़ गए थे। एक नंबर के बेवकूफ, तुम्हारी ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई? एक एम्प्रेस तुम्हारी बीवी बनेगी? उसने गुस्से में अपने दांत पीसे। उसका मन कर रहा था कि वो इस अय्याश इंसान को अपनी एक ही तलवार से कीमा बना डाले। चूफान पहले ही सामने वाले का रूप देखकर गिल्टी महसूस कर रहा था। उसका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा कम हो गया। ये नकली है, बस नाटक करना है। ये कहने के बाद उसने तिरछी नजरों से सामने वाले के एक्सप्रेशन को भांपा। नकली भी काम नहीं करेगा। अगर ये बात बाहर फैल गई तो ये एम्प्रेस कल्टीवेशन की दुनिया में अपना सिर ऊंचा करके कैसे खड़ी होगी? तांग बेईबेई के चेहरे पर बेरुखी थी, लेकिन उसके उन बेरूखे गालों पर एक हल्का सा लालपन आ गया था। अगर इस बंदे के एक किस की वजह से उसके डांव में खलबली न मची होती और इस बात का डर न होता कि कोई अंदरूनी शैतान बाहर आ जाएगा, तो वो यहां मिलने कभी नहीं आती। और अब यह बंदा सच में इस तरह की चीज मांगने की जुर्रत कर रहा है। यह सुनकर कि वो तैयार नहीं थी, चूफान तुरंत शांत हो गया और आखिरकार उसने साफ साफ कहा, तांग बेई बेई, क्या तुम भूल गई हो कि हम दोनों के बीच अब एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है, एक दूसरे की मदद करना? क्या तुमने ही नहीं कहा था? हाँ, वही। मैं तांग बेईबेई तुरंत निरुत्तर और स्पीचलेस हो गई। उसे अचानक महसूस हुआ कि वो खुद बहुत बदल चुकी है। वो बहुत ज्यादा सांसारिक और आम इंसानों जैसी हो गई थी। पुराने समय में उसका डाव बहुत मजबूत था और भावनाओं से उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन अब वो न सिर्फ बातें ज्यादा करती है, बल्कि उसके इमोशंस भी दिन में कई बार बदल जाते हैं।